अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जाने जगीर की एपिसोड 19 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है एंजल अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। देखते ही देखते नवाल का मायूं का दिन भी आ गया। घर में हर तरह से खुशी का समा बना हुआ था, और इस खुशी के समा को दोबारा एमल के यहाँ आने वाली खुशी ने किया था। जहां सब नवाल को स्पेशल फील करवा रहे थे, वहीं एमल का भी खूब ध्यान रखा जा रहा था। आज नवाल को मायूं बिठाया जा रहा था। घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर काम राइड और जजलान खुद अपनी निगरानी में करवा रहे थे। मायूं में ज्यादा तो नहीं, मगर कुछ रिश्तेदार और राइड ने कुछ अपने जानने वाले नामवर बिजनेसमैन को मदऊ किया था। कल हसाम के यहाँ मायों का फंक्शन था और आज नवाल के मायों बिठाया जा रहा था। सब लोग तैयार थे, मेहमान भी आना शुरू हो गए थे जब राइड उजलत में अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर एकदम ठटक के रुका। जर्द और सफेद घेरदार फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पाजामा, गले में डाला हमरंग दुपट्टा, हाथों में मोतिये के गजरे और साथ सर पर बांधा सफेद स्कार्फ जिससे नकाब किया हुआ था, जिनमें से सिर्फ उसकी सुरमई सुरमे से सजी सहर अंगेज आंखों को दिख रही थी, और राइड के मदहोश होने के लिए सिर्फ वो आंखें ही काफी थी। जर्द कुर्ते में सफेद घेरदार शलवार पहने, पाँव में पिशावरी चप्पल पहने, वो मजबूत कदम उठाता बेखुद होता उसकी जानिब कदम बढ़ा गया। कैसे लग रहे हैं हम? शीशे से उसका अक्स देखती उसकी जानिब पलटती मासूमियत से पूछने लगी। वो अपनी तारीफ की मुंतजर थी, मगर राइड तो जैसे कहीं खो सा गया था। बगैर कोई जवाब दिए धीरे से उसको कमर से थामते अपने साथ लगाए उसके माथे पे लब रख गया, जिस पर आयला ने मुस्कुराते हुए सुकून से आंखें बंद करके खोली। जाना, तुम्हारी इन सुमई आंखों को देख के ही मैं अपना होश खोने लगता हूँ, और तुमने इन्हीं कातिल आंखों को खुला छोड़ दिया है। राइड खुमार भरे लहजे में बोला तो आयला ने शर्माकर पलकें झुका ली। तुम्हारी आंखों पे आके मेरी दुनिया खत्म हो जाती है, और जब तुम शर्मा के इन पे पलकों का साया करती हो तो मुझे इनमें पूरी तरह कैद कर लेती हो। नकाब से झुकती उसकी आंखों पर बारी बारी लब रखता मोहब्बत से चूर लहजे में बोला तो नकाब के पीछे छुपा आयला का चेहरा पल में सुर्ख पड़ा। इतनी खूबसूरत कैसे हैं तुम्हारी आंखें? उसको मजीद अपने करीब करते वो दिल फरेब अंदाज में बोला तो उसने पलकों की झालर उठाई, क्योंकि उसमें आपका अक्स बसता है। मीठी नरम आवाज में मोहब्बत से कहती राइड को सरशार कर गई। जरतासरा मीना जाना नरमी से उसे अपने सीने से लगाता सुकून से आंखें मूंद गया। वो कमरे में किसी काम से आया था, ये तो वो बिल्कुल ही भूल गया था। बस याद था तो आयला और उसकी हसीन आंखें। एमल, तुम्हें ये लहंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता पाँव में आ गया और तुम गिर गई तो अपनी हालत का ख्याल करो यार। राइट की तरह जर्द कुर्ते के साथ सफेद घेरदार शलवार पहने शीशे के सामने खड़े बालों को सेट करते एमल को देख के बोला, जो बेड पर बैठी चूड़ियां पहन रही थी। काई रंग का लहंगा हम रंग चोली के साथ उसी रंग का दुपट्टा कंधे पे डाले वो जजमान की मौजूदगी से लातलक बनी अपने काम में मसरूफ थी। इतने दिनों से यही होता आ रहा था। जजमान उससे बात करने की कोशिश करता, जिसके जवाब में या तो वो चुप रहती या फिर कोई जली कटी सुना देती। अगर वो ज्यादा बोलता तो वो फौरन गुस्सा करने लगती थी, जो उसके लिए इस वक्त ठीक नहीं था। इसलिए अब जजमान उससे ज्यादा बहस करता ही नहीं था। इमल, मैं कुछ कह रहा हूँ। उस पर अपनी बात का असर ना होते देख वो हाथ रोके एक नजर उसे देख के बोला, मुझे अपने बच्चे की तुमसे ज्यादा फिक्र है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बगैर उसे देखे दूसरे हाथ में भी सुनहरी चूड़ियां पहनने लगी। कैसे ना करूं फिक्र, वो मेरा भी बच्चा है और तुम भी मेरी बीवी हो, और तुम दोनों की मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है। जजमान संजीदगी से बोला। उसे एमल की बात हरगिज पसंद नहीं आई थी। प्लीज जसलान खान, मैं बहुत ही बुरी तरह से पक चुकी हूँ तुम्हारा ये अच्छे बनने का ड्रामा देखते देखते। इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है, अपना ये ड्रामा बंद करो और अपनी असलियत पे आ जाओ। चलो सबके सामने ना सही, मगर कमरे में तो तुम अपनी असलियत दिखा ही सकते हो ना। यहाँ कौन सा कोई देख रहा है जिससे तुम्हें कोई फायदा हासिल होगा? आखिरी चूड़ी हाथ में डालते वो बेजारियत से कहती, लहंगा संभाल के खड़ी हुई। जजलान को उसकी बातें अब गुस्सा दिलाने लगी थी। वो बार बार एक ही बात कर रही थी। वो शर्मिंदा था, मगर एमल जो इस तरह बार बार उसे जलील कर रही थी
اس کی انا کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ شٹ اپ ایمل، میں کچھ کہہ نہیں رہا، چپ چاپ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کہتی چلی جاؤ گی۔ میں مانتا ہوں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، مگر میں اپنی ان غلطیوں کا ازالہ بھی تو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ وہ غصے اور بے بسی سے دبا دبا چلایا، جس پر ایمل ذرا سی گردن موڑ کر مسکرائی۔ ازالہ؟ اتنا آسان ہے ازالہ کرنا؟ اگر ہے تو کیا تم مجھے میرے بابا واپس لے کے دے سکتے ہو؟ کیا تم ان لڑکیوں کو واپس لا سکتے ہو جنہوں نے تمہاری وجہ سے خودکشیاں کی ہیں؟ اگر تم انہیں واپس لا سکتے ہو تو میں تمہاری ساری زیادتیاں، ساری اذیتیں، تمہارے دیے سارے زخم، سب کچھ بھول بھال کے تمہارے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بہت ہی تلخ لہجے میں بولی، جس پہ جزلان آگے سے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ، کر سکتے ہو ایسا؟ غصے سے مٹھیاں بھینچے تھوڑی اونچی آواز میں بولی ایمل، چاچو کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں میں نے ہی عمر کو تمہارے ساتھ صرف چھیڑ چھاڑ کرنے کو کہا تھا، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے ہی چاچو کو فون کر کے بتایا تھا کہ عمر تمہارے ساتھ ہے۔ وہ روانی میں کہتے کہتے رکا۔ مگر ایمل، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ چاچو کو کچھ ہو۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بات کا اتنا صدمہ لیں گے کہ وہ بس جزلان بس وہ ایک دم سر تھامے چیخی تو جزلان کی زبان تھم گئی۔ چہرے پر ایک دم پریشانی امڑ آئی تھی۔ میں سب جانتی ہوں۔ میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ کیا تم میرے بابا اور ان لڑکیوں کو واپس لا سکتے ہو؟ مجھے بس اس کا جواب چاہیے، باقی مجھے تمہاری کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ وہ حسیانی ہوئی۔ اس کا چہرہ انتہا کا سرخ پڑ گیا تھا، گردن کی رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ اس کی خاموشی پر اسے اور تیش چڑھا۔ وہ دو قدم پیچھے ہوئی لیکن ایک دم لڑکھڑا گئی۔ ایمل، اس سے پہلے جزلان اسے پکڑتا اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے میرے سوالوں کا، اس لیے بہتر ہے آج کے بعد مجھ سے بات نہ کرو، کیونکہ جب جب تم مجھ سے بات کرتے ہو میرے سارے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں۔ میرا دماغ گھومنے لگتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ وہ سختی سے باور کرواتی، غصہ ضبط کرتے، ایک ہاتھ سے لہنگا اٹھائے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تب تک جزلان دروازے کی جانب دیکھتا رہا۔ جزلان کو اپنے کیے پہ پرساوا تھا، مگر ایمل اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی، اور شاید وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ جزلان کی غلطیاں اتنی چھوٹی نہیں تھی جس کو وہ اتنی آسانی سے بھول جاتی۔ ان غلطیوں کو بھولنے میں ایک عرصہ لگنا تھا، پھر شاید سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، مگر یہ سب کچھ اس شاید پہ آ کے جیسے ختم سا ہو گیا تھا، کیونکہ یہ شاید ہی تھا جس سے جزلان کو ایک امید ملی ہوئی تھی۔ پاؤں کو چھوتی مہندی رنگ کی لائٹ سی کام کی میکسی زیب تن کیے، پاؤں میں گولڈن خصیاں پہنے، بالوں کی چوٹی کندھے سے آگے لٹکائے، پھولوں کے زیورات سے آراستہ، وہ شہزادی دو شہزادوں کی ہمراہی میں اسٹیج تک آ رہی تھی۔ سب مہمانوں کی نظریں انہی کی جانب تھیں۔ وہ تینوں بھائی بہن اتنے جاذب لگ رہے تھے کہ مہمانوں کی نظر میں ستائش نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، جس کا پتہ اس کا چمکتا ہوا چہرہ دے رہا تھا۔ اپنے بھائیوں کے درمیان چلتے اسے ایک تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر کھڑی آئلہ نے اس کو ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھنے میں مدد کی۔ پھولوں سے سجے جھولے پہ بیٹھی وہ پھولوں کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ نور بیگم تو اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کے بار بار اس کی نظر اتار رہی تھیں۔ اپنے تینوں بچوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کے ان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں، لیکن دل میں ایک کسک تھی کہ کاش تراب خان کو بھی اپنے بچوں کی خوشی کا احساس ہوتا، اپنی بیٹی سے پیار ہوتا، اور وہ آج ان لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے۔ ماما، آئیں نا، رسم شروع کرنی ہے۔ انہیں اسٹیج سے تھوڑا دور کھڑے دیکھ رائد ان کے پاس آتے بولا، تو وہ جلدی سے نم آنکھیں صاف کرتی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ رائد ان کی آنکھوں کی نمی دیکھ چکا تھا، مگر اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ یہ نمی ان کی آنکھوں میں کیوں تھی وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ رسم کا آغاز نور بیگم نے کیا تھا، جس کے بعد رائد اور آئلہ نے آ کے رسم ادا کی، اور پھر اس کے بعد جزلان اور ایمل نے، جس کے بعد باری باری مہمان آتے رسم ادا کرتے دلہن کو خوش رہنے کی دعائیں دے رہے تھے۔ خوب دعائیں سمیٹتے ہنسی مذاق کے ساتھ رسم کا اختتام ہوا، جس کے بعد کھانا شروع ہوا۔ سب باہر کھانے میں مصروف تھے، لیکن ایک جگہ سیدھے بیٹھے بیٹھے نوال کافی تھک گئی تھی، جس وجہ سے اسے اندر کمرے میں بھیج دیا تھا۔ نوال ابھی پاؤں سے خسے اتار کے بیڈ پر پیر پھیلائے بیٹھی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ آ جائیں۔ انگلیوں سے انگوٹھی اتارتے دروازہ بجانے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا اور بند ہوا۔
मगर कोई कुछ बोला नहीं। उसने नजरें उठा के दरवाजे की जानिब देखा तो एकदम चौंक के बेड से उतरी। हसाम, आप यहाँ? दरवाजे के आगे सीने पे बाजू बांधे हसाम को खड़े देख वो जल्दी से उसके सामने आई, मगर हसाम बगैर उसकी बात का कोई जवाब दिए उसके गोल गोल घुमाता उसे नीचे से लेकर ऊपर तक देखने लगा। क्या देख रहे हैं? बल्कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बल्कि आप आए ही क्यों हैं यहाँ? आपको आना ही नहीं चाहिए था। नवाल ने एक साथ कई सवाल कर डाले। उफ, बहुत सवाल करती हो यार तुम। हसाम उसे घूर के बोला तो नवाल जल्दी से दरवाजे की जानिब गई और दरवाजा खोल के बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, सभी लॉन में मौजूद थे। फिर भी उसने अच्छे से इधर उधर देख के तसल्ली की और जल्दी से दरवाजा बंद करते लॉक लगाया। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? क्या आपको पता नहीं है कि घर मेहमानों से भरा हुआ है? अगर कोई देख लेता तो? नवाल ने भवेश केड़े डांटा तो वो आगे से मुस्कुरा दिया। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, दिल बार बार तुम्हें देखने की जिद कर रहा था, इसलिए मैं चला आया। मुस्कुराती मोहब्बत भरी नजरें उसके मासूम हसीन चेहरे पर जमाए बोला तो नवाल ने गहरा सांस भरा। हसाम, एक दिन की तो बात थी, कल तो वैसे भी मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाती ना। एक दिन सब्र नहीं कर सकते थे? सब्र बहुत मुश्किल होता है नवाल, अब मुझसे एक पल भी सब्र नहीं होता। मेरा दिल कर रहा है मैं कल की जगह आज ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। हसाम जज्ब के आलम में कहता नवाल को खुद पे रश्क करने पर मजबूर कर गया। नवाल, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बाबा तुम्हारा निकाह किसी और से करवाने जा रहे थे? हसाम एकदम संजीदा हुआ तो नवाल के चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हुई। वो हसाम को परेशान नहीं करना चाहती थी, ना ही उसे गुस्सा दिलाना चाहती थी, इसलिए वो ये बात उससे छुपा गई थी। लेकिन अब उसे कैसे पता चली? आपको किसने बताया? वो हल्की आवाज में बोली, शायद तुम भूल रही हो, वहां पे मेरा एक आदमी भी काम करता है। जजलान उसी अंदाज में बोला, मगर वो तो गांव गया हुआ था ना, फिर उसे कैसे पता चला? नवाल ने नासमझी से पूछा। बीबी, वो गांव गया था, फौत नहीं हुआ था, जो वापस ही नहीं आता और उसे कुछ पता ही ना चलता। हसाम थोड़े गुस्से से बोला तो नवाल गर्दन झुका गई। उसे जिस वक्त उसके आदमी ने ये बात बताई थी, जिसे जब से ही त्राब खान के साथ नवाल पे भी गुस्सा था, जिसने उसे ये बात नहीं बताई थी। अब बताऊंगी तो मुझे ये बात किस खुशी में बताना पसंद नहीं की थी। उसने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके गुस्सा होने पे वो रोने वाली शक्ल बनाए धीरे से मिनमिनाई तो हसाम ने गहरा सांस भरा। अच्छा, अब रोना शुरू मत कर देना, मैं यहाँ तुम्हें रुलाने नहीं आया। वो उसके मुंह बनाने पे बोला तो वो खुफगी से उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? उसे खुफगी से खुद को घूरते देख हसाम अबरू झुकाए पूछने लगा। कुछ नहीं, इससे पहले कोई आ जाए आप जाएं यहाँ से। नवाल ने एक नजर दरवाजे की जानिब देखते कहा तो हसाम मजे से कंधे उचकाता बेड पे बैठ गया। यार अभी तो आया हूँ, थोड़ी देर बैठने तो दो, वो मजे से कहता बैग क्राउन से टेक लगा गया, जिस पर नवाल की आंखें फैली। हसाम, पागल हो गए हैं? इतने मेहमान हैं घर पे, कभी भी कोई भी मुझसे मिलने आ सकता है और आप कह रहे हैं थोड़ी देर बैठने दो। वो फिक्रमंदी से बोली तो हसाम उसके परेशान चेहरे को देख के उसे तंग करने का इरादा तक करते उठ खड़ा हुआ। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें परेशान होके अपने चेहरे का ग्लो कम करने की जरूरत नहीं है। मुझे कल भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते चमकती हुई नवाल चाहिए, समझी? उसके चेहरे पर आई लट को हल्के से खींचते हुए शोखी से बोला। समझ गई, अब जाएं। वो समझते हुए जोरों शोर से अस्पात में सर हिला गई तो वो दरवाजे की जानिब बढ़ गया, मगर जाते जाते एकदम रुक कर उसकी जानिब पलटा। एक बात बताऊं, ये तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? हसाम को अचानक उसके खाली हाथ याद आए। कल लगवाऊंगी, उसने फौरन जवाब दिया। वो किसी के भी आने से पहले बस जल्दी से उसे यहाँ से भेजना चाहती थी। कल तो बारात है, हसाम ने सोचते हुए कहा। बारात रात में है और मेहंदी मैं सुबह लगवाऊंगी। अब अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हों तो आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं, नवाल ने चिढ़ते हुए कहा तो वो लब दबाए अपनी मुस्कुराहट रोके सर हिला गया। हसाम ने दरवाजा खोल के थोड़ी सी गर्दन बाहर निकाले, चारों जानिब नजर दौड़ाई। सारा रास्ता क्लियर था, अब वो आराम से यहाँ से निकल सकता था। बाहर देखते वो एक बार फिर नवाल की जानिब मुतवज्जो हुआ। बड़ी जल्दी है तुम्हें मुझे भेजने की, लेकिन बस आज का दिन और है, उसके बाद तुम्हें मेरे पास ही आना है। और एक बार तुम मेरी दस्तरस में आ जाओ, फिर ना मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा और ना खुद तुमसे दूर जाऊंगा। नवाल को देखते हसाम दिलकशी से कहता बाहर निकल गया। नवाल ने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद किया और दरवाजे के साथ अपनी पुश्त लगाते दिल पे हाथ रखे आंखें बंद कर गई। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था।
और हर धड़कन हसाम का नाम ले रही थी, जो उसे अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। लाल जोड़े में पूरी तरह हसाम के नाम का हार श्रृंगार किए वो अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी अपने आंसू छुपा रही थी। थोड़ी देर पहले ही ब्यूटिशियन उसे महारत से तैयार करके गई थी, जो उसके हुस्न में चार चांद लगा रहे थे, मगर उसकी आंखें, उसका दिल बार बार अपने बाबा को याद करके भर रहा था। आज वो किसी और की होने जा रही थी, हमेशा के लिए दूसरे घर जा रही थी। दुल्हन के सुर्ख जोड़े में सजी संवरी वो इतनी प्यारी लग रही थी कि सब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, मगर जिसकी तारीफ वो सुनना चाहती थी वो तो उससे बिल्कुल गाफिल थे। आज उसके लिए इतना अहम दिन था और हर लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो अपने माँ बाप की दुआएं लेकर रुखसत हो। बाप अपना शफकत भरा हाथ उसके सर पर फेर के दुआओं के साए में रुखसत करे, मगर उसके बाप ने सर पर हाथ फेरना तो दूर कभी उसे प्यार से देखा ही नहीं है, तो वो किस उम्मीद पे आस लगाए बैठी थी। चलो नवाल, हॉल के लिए निकलना है। सफेद और सुर्ख कंट्रास्ट का कमीज शलवार पहने, चेहरे के गिर्द स्कार्फ से निकाब किए आयला कमरे में दाखिल हुई तो नवाल जल्दी से उंगली के पोरों से आंख का कोना साफ कर गई। जी भाभी, मैं तैयार हूँ, चले। भारी लहंगा संभालती बहुत संभल के बोली, मगर उसके लहजे का भारीपन साफ उसके रोने की चुगली कर रहा था। तुम रो रही थी? आयला उसके सामने आती तो उंगलियां थोड़ी तले लगाए उसका चेहरा ऊपर करते नरमी से पूछने लगी, जिसपे नवाल की आंखें झिलमिला गई। वो जबरदस्ती वापस मुंह नीचे किए आंसू छुपाती नफी में सर हिला गई, जिसपे आयला धीरे से मुस्कुराई। ये वक्त है ही ऐसा कि रोना तो आता ही है। एक लड़की के लिए अपना घर और अपने घर वालों को छोड़ के दूसरे घर जाना बहुत मुश्किल होता है। जिस आंगन में पूरा बचपन गुजरा होता है, 3 लफ्जों से वो आंगन पराया हो जाता है। लेकिन जहाँ ये एहसास थोड़ा उदास करता है, वहीं ये एहसास भी बहुत खूबसूरत होता है कि आपके चाहने वालों में एक और चाहने वाले का इजाफा हो गया है, जो आपके वालिदैन के बाद सबसे ज्यादा आपसे प्यार करेगा, आपको अहमियत देगा, दुनिया जहां की खुशी देगा। और निकाह के 3 बोल से ये एहसास हर एहसास पर हावी हो जाता है। आयला ने प्यार से मुस्कुराते नम आंखों से समझाया, जिसपे वो धीरे से अस्बात में सर हिला गई। क्या हुआ भाई, चलना नहीं है क्या? सब इंतजार कर रहे हैं बाहर। घुटनों तक आती गोल्डन और जामनी रंग की शॉर्ट फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पाजामा पहने, बालों का जोड़ा बनाए एमल कमरे में दाखिल हुई। बस हम आ ही रहे थे। नम आंख का कोना साफ करती आयला उसे देख के बोली, रो रही थी ना दोनों? एमल आंखें छोटी किए दोनों को देखने लगी तो वो मुस्कुराते हुए एक साथ अस्बात में सर हिला गई। हाय नवाल, हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे। एमल आगे बढ़ते उसके गले लगी। मैं भी आप सबको बहुत मिस करूंगी, नवाल धीरे से कहती एमल से अलग हुई। बस नवाल, रहने दो, मुझे पता है तुम कोई हमें मिस विस नहीं करोगी। हसाम भाई के पास जाते ही हमें भूल जाओगी। एमल मुंह बनाए ड्रामाई अंदाज में बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आप लोगों को कभी भूल ही नहीं सकती। आप लोग मेरी फैमिली हैं, और फैमिली में एक फर्द के इजाफा होने से बाकी लोगों को तो भूला नहीं जाता ना। नवाल जज्ब के आलम में बोली। दोनों मुस्कुराई। वैसे मानना पड़ेगा हसाम भाई हैं बहुत अच्छे, और कल तो वो और भी अच्छे लग रहे थे, क्यों नवाल? एमल शरारत से नवाल को देख के बोली तो नवाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आया कि एमल ने कल हसाम को कब, कहाँ और कैसे देखा है। क्या मतलब कल? तुमने कल कहाँ देख लिया हसाम भाई को? आयला ने नासमझी से पूछा तो एमल ने एक शरीर निगाह नवाल पर डाली, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अरे वो कल हसाम भाई की कुछ कजन्स आई थी ना, तो बस उन्होंने ही तस्वीर दिखाई थी, उसी की बात कर रही हूँ। एमल मुस्कुराहट रोके आयला को कहती आखिर में नवाल की जानिब देख के बोली तो नवाल फौरन चेहरा झुकाए दांतों तले लब दबा गई। अच्छा चलो बाहर चले, देर हो रही है। आयला नवाल को उठाते हुए बोली। हाँ भाभी आप चले, मैं नवाल को लेकर आती हूँ। एमल के कहने पर आयला ओके कहते कमरे से निकल गई तो एमल पूरी तरह नवाल की जानिब मुतवज्जो हुई। हाँ तो नवाल मैडम, कब से ये छुपन छुपाई चल रही थी? आयला के कमरे से निकलते ही एमल ने बज़ाहिर काफ़ी संजीदगी से इस्तफसार किया, मगर नवाल की रोनी सूरत देखते उसका दिल कहका लगाने को जा रहा था। एमल ने किचन से निकलते हुए हसाम को नवाल के कमरे से निकलते देख लिया था, और आज उसे मौका मिल गया था नवाल को छेड़ने का। वो भाभी 4 साल नवाल की आवाज़ जैसे हलक में ही अटक गई थी। वो समझ गई थी एमल सब जान चुकी है, इसलिए कुछ भी छुपाए बगैर डरते डरते खड़े होते बता दिया। अरे वाह, तुम तो बड़ी छुपी रस्म निकली हो यार, अकेले अकेले मुलाकातें भी हो रही थी, क्या बात है भाई, वाह। एमल हल्के से उसके कंधे पे कंधा मारते शोखी से बोली।
तो वो शर्मा के सर झुका गई। भाभी, आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? उसने परेशानी से सर उठाए पूछा। अरे पागल हो गई हो, मैं क्यों बताऊंगी भला? तुम तो मेरी बहन हो और मेरी बहन का राज मतलब मेरा राज। एमल पुरखलूस लहजे में मुस्कुरा के उसे मुतमईन कर गई। थैंक यू भाभी, आप और आयला भाभी वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हैं। नवाल पुरसुकून होते चहक के बोली। थैंक यू, अब चलो सब बाहर इंतजार कर रहे होंगे। एमल बेड पर रखी उसकी चादर उठा के लाते उसको उड़ाती अपनी हमरा लिए बाहर बढ़ गई। बारात के आने से पहले फैमिली फोटोज बन रही थी जिसमें राइद, जजलान, आयला, एमल, नवाल और नूर बेगम शामिल थी। और इस वक्त नवाल को तुराब खान की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी जिस वजह से उसकी आंख से आंसू बह निकले। बेटा, बेकदरे लोगों के लिए अपने कीमती मोती जाया नहीं किया करते। नूर बेगम ने नरमी से उसके गाल पे फिसला मोती साफ किया तो सब उनकी जानिब मुतवज्जो हुए। गुड़िया, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ? क्या हम सब का प्यार कम पड़ रहा है तुम्हारे लिए जो तुम उन जैसे बेहिस बाप को याद करके रो रही हो? राइद उसके चेहरे को देखते संजीदगी से बोला तो वो धीरे से नफी में सर हिला गई। आप सब लोग मेरे साथ हैं, मुझसे मुझसे प्यार करते हैं, इसी बात की खुशी है भाई। मगर बाप तो बाप होता है ना, कोई चाह कर भी उनकी जगह नहीं ले सकता। वो अफसरदगी से मुस्कुराई। उसकी बात पर सब एक दूसरे को देख के रह गए। किसी के पास कुछ था ही नहीं कहने को, क्योंकि वो सही कह रही थी। बाप की जगह कभी कोई नहीं ले सकता। अगर बाप दुनिया से चला जाए तो बंदे को एक बार सब्र आ ही जाता है, मगर सलामत बाप का रूखा रवैया, उसकी लातलकी, उसका जहर उगलता लहजा, औलाद खासकर बेटी के लिए नफरत के तीर चलाना, एक मासूम प्यार की मुरत कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? नवाल, आज तुम्हारा खास दिन है। इस दिन रो के या उनको याद करके तुम अपना मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करोगी। चलो अच्छे से मुस्कुरा के तस्वीरें बनवाओ, मैं इन्हें बड़ी करवा के हॉल में लगवाऊंगा। जजलान उसके कंधे पे हाथ रखते फोटोग्राफर को तस्वीर लेने का इशारा कर चुका था। मेरे बगैर फैमिली फ़ोटो तो मुकम्मल हो ही नहीं सकती। इससे पहले फोटोग्राफर तस्वीर लेता, पीछे से तुराब खान की आवाज़ आई तो सब उनकी जानिब पलटे। स्याह कमीज शलवार पर सफ़ेद चादर कंधे पर डाले, अपनी इलाकाई पगड़ी सर पर सजाए, शान से चलते उन्हीं की तरफ आ रहे थे। सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। नवाल तो खुशी और बेयकीनी से इन्हें देख रही थी। चलो अब लो तस्वीर। वो जजलान को साइड करते उसकी जगह आके खड़े हुए तो नवाल ने बेयकीनी से बाई जानिब खड़ी अपनी माँ को देखा। बराबर में खड़े अपने बाप को देख के उसका दिल कर रहा था अभी उनके सीने से लग जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तुराब खान और उसके नीचे जो दीवार खड़ी थी वो ऐसे कैसे उसे तोड़ सकती थी? वहां मौजूद किसी भी शख्स को यकीन नहीं आ रहा था कि तुराब खान यहाँ आए हुए हैं और उनके साथ खड़े होकर तस्वीर भी खिंचवा रहे हैं। और सबसे नाकाबिले यकीन बात तो ये थी कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। अब क्या सब मुझे ही देखते रहोगे कि सामने भी देखो? सबको अपनी तरफ मुतवज्जो पाके उन्होंने सामने की जानिब इशारा करते कहा तो सब सीधे होते कैमरे में देखने लगे। एक क्लिक के साथ कैमरामैन ने यादगार मंजर कैमरे की आंखों में कैद कर लिया। अब तुम जाओ और हाँ, सिर्फ ये तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल कर देना। तुराब खान 2 कदम आगे आते कैमरामैन से बोले तो वो जी कहता वहां से चला गया। आप अपनी बेटी की शादी में आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आपको पता है नवाल, सुबह से आपको बहुत याद कर रही थी, आपको याद करके बार बार रो भी रही थी। नूर बेगम चमकती आंखों से खुशी से मुस्कुरा के बोली तो तुराब खान सर झटकते मुस्कुराए। तुम्हें क्या लगता है मैं इसके लिए यहाँ आया हूँ? अफसोस, तुम गलत हो। तुराब खान तो मुस्कुराना लहजे में बोले तो सबने हैरत से उनके बदलते लबो लहजे को महसूस किया। मैं यहाँ अपने बेटे जजलान के लिए आया हूँ। तुराब खान जजलान को देखते मुस्कुरा के बोले, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? जजलान ने नासमझी से इन्हें देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। 4 दिन बाद इलेक्शन होने वाले हैं और ज़रा सोचो अगर मैं यहाँ नहीं आता तो न्यूज़ वाले इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते कि मशहूर व मारूफ सियासतदान जागीरदार जजलान खान के वालिद जागीरदार तुराब खान अपनी इकलौती बेटी की शादी में नहीं आए। और ये न्यूज़ लोगों के जहन में एक सवालिया निशान ला सकती थी जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की कामयाबी में कोई भी रुकावट आए, इसलिए मैं यहाँ चला आया सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाने। वो मज़े से मुस्कुराते हुए बगैर किसी के दिल का हाल जाने कहते जा रहे थे। आप सिर्फ इसलिए यहाँ आए थे? राइद ने जब्त से पूछा, जो आंख थोड़ी देर पहले बाप के आने से खुशी से चमक उठी थी वहाँ एक बार फिर वीरान हो गई थी। हाँ, और मुझे पता है जजलान भी सिर्फ इसीलिए यहाँ आया है ताकि
लोगों को बातें बनाने का कोई मौका ना मिले। तराब खान के सुकून से कहने पे सबकी नजरें जजलान की जानिब गईं। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए यहाँ हरगिज नहीं आया। सबकी नजरें खुद पर देखते जजलान जल्दी से बोला, बेटा, तुम ऐसे तो नहीं थे। जो बात होती थी तुम डंके की चोट पे कहते थे, फिर अब क्या हो गया? तराब खान ने उसे घूरा। बाकी सब तो जैसे मायूस हो गए थे। नवाल चलो। राइद नवाल की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखते उसको लिए तराब खान और जजलान पे एक गुस्से से भरी नजर डालते वहां से निकल गया। उसके पीछे नूर बेगम और आयला भी बढ़ गईं। इंसान चाहे कितना भी बदल जाए मगर उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। ये बात आज तुमने साबित कर दी। एमन एक नफरत भरी निगाह जजलान के वजूद पे डाल दी। लंबे लंबे कदम उठाते आगे बढ़ते गई। एमल, मेरी बात सुनो। बाबा, ये आपने क्या किया है? बेबसी से एमल को पुकारते वो गुस्से से तराब खान से बोला, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो तुम कर रहे हो ये छोड़ो। बीवी, घर, बहन, माँ, ये सब छोड़ के इलेक्शन पे ध्यान दो। जितना ज्यादा हो सके आवाम की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करो। तराब खान ने उसके कंधे पे हाथ रखते समझाया। बाबा, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। जजलान दुख से बोला। तो तराब खान ने सर झटका। मैं हवेली जा रहा हूँ, तुम भी सीधे वहीं आना। तराब खान उसकी बात नजरअंदाज करते बाहर की जानिब बढ़ गए। पीछे वो बेबसी और गुस्से से लब भींच के रह गया। कुछ देर बाद ही बारात आ चुकी थी। हैदर शाह अपने पूरे खानदान के साथ धूमधाम से बारात लाए थे। गोल्डन शेरवानी पर मैरून कुल्ला पहने वजी चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए हसाम अपने दादा और बाप के साथ स्टेज पे बैठा हुआ था। मौलवी साहब को जसलान और राय ब्राइडल रूम ले गए थे नवाल के पास। तराब खान के जाने के बाद नवाल जैसे खामोश हो गई थी। चेहरे की मुस्कुराहट कहीं खो सी गई थी। दिल बार बार भर रहा था मगर खुद पर जब्त करती बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके बैठी थी। निकाह के लिए मौलवी साहब आ रहे हैं। राय सबसे पहले अंदर दाखिल होता बोला। उसके पीछे ही जसलान मौलवी साहब के लिए अंदर दाखिल हुआ तो आयला ने जल्दी से दूसरे दुपट्टे से नवाल के चेहरे पर घूंघट कर दिया। नवाल, तराब खान, आपका निकाह हसाम शाह वल अहमद शाह से बाएबस हक मेहर 1 करोड़ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ पर नवाल के कब से जब्त किए हुए आंसू छलक गए। उसके कानों में तराब खान की कई बातें गूंजने लगी जब उसे अपने सर पर एक मेहरबान शफकत भरा हाथ महसूस हुआ। उसने घूंघट से ही नजरें उठा के देखा तो राइद उसके सर पर हाथ रखे मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। कबूल है? नम आंखों से उसे देखते हल्की सी अपनी रजामंदी दे दी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। उसने नजरें बराबर में खड़ी माँ की जानिब की जिनकी आंखें बहने से भीगी हुई थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जजलान के मुस्कुराते चेहरे की जानिब उलझन से देखती अपनी जिंदगी की डोर हसाम के हाथ में थमा गई। मुबारक हो। राय धीरे से उसके सर पर हाथ फेरता आंखों का भीगा कोना साफ करता मौलवी साहब के लिए बाहर निकल गया। मुबारक हो नवाल। जजलान धीरे से उसकी जानिब झुकते बोला तो उसने उलझकर उसकी तरफ देखा। क्या वो वाकई बदल गया था या जो अभी तराब खान कह के गए थे वो सच था? उसे समझ नहीं आ रहा था। नवाल की आंखों में उलझन और बेयकीनी देखते जजलान उदासी से बाहर निकल गया। बाहर आते मौलवी साहब ने हसाम की रजामंदी चाही जिस पर वो खुशी खुशी 3 बार कबूल है कहता नवाल को अपने निकाह में ले चुका था। चारों तरफ मुबारकबादी का शोर उठा था। हर कोई आके हसाम से गले मिलते उसे मुबारकबाद पेश कर रहा था। इतने में एमल और आयला नवाल को लिए बाहर आई तो आगे बढ़ के राइड ने नवाल के सामने हाथ फैलाया जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ रख गई। दूसरी जानिब से जजलान ने हाथ फैलाया मगर नवाल ने उसके हाथ पे हाथ ना रखा। उसने बस परेशानी से राइद की जानिब देखा और राइद ने एक तेज नजर जजलान को। यार, बाबा जो कह के गए हैं वो सच नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है जैसा वो बता के गए हैं। जजलान बेचैनी से इन्हें अपनी बात का यकीन दिला रहा था जिस पर नवाल के पीछे खड़ी एमल को तो बिल्कुल यकीन नहीं था। राइद ने एक नज़र जजलान को देखते नवाल को इशारा किया जो उसका इशारा समझती जजलान के बढ़ाए गए हाथ पर अपना हाथ रख गई। दोनों भाइयों के हाथ में हाथ दिए वो किसी शहजादी की तरह अपने शहजादे की जानिब बढ़ रही थी। हसाम की नज़र जैसे ही राइद और जसलान के साथ आती नवाल पे पड़ी उसकी जैसे सांसें थम गईं। सुर्ख दुल्हन के जोड़े में पूर हसाम के लिए सजी उसकी परी जैसे कदम आगे उठा रही थी। हसाम को वो सीधी अपने दिल में उतरते महसूस हो रही थी। वो मबहूत होते सोफे से उठता नवाल की जानिब बढ़ता स्टेज की पहली सीढ़ी पे कदम रखने से पहले ही हसाम उसके सामने अपनी चौड़ी हथेली फैला गया।
नवाल ने मुस्कुराकर इजाजत तलब नजरों से मुड़ के अपने भाइयों को देखा, जिसपे वो दोनों ही मुस्कुरा के अस्बात में सर हिला गए। नवाल ने धीरे से अपना हाथ जजलान के हाथ पे रखा। नवाल ने धीरे से अपना हाथ हसाम के हाथ पे रखा, जो उसने मजबूती से थाम दिया। स्टेज पे आते नवाल हसाम के साथ सोफे पे बैठी। दोनों को ही अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोनों अब से एक हो गए। दोनों को ही ये एक हसीन ख्वाब लग रहा था, जिससे दोनों ही जागना नहीं चाहते थे। दोनों साथ बैठे इतने प्यारे लग रहे थे कि हसाम की वालदा और नूर बेगम बार बार अपने बच्चों की नजर उतार रही थीं। राइद ने इन दोनों पे से खूब पैसे वारे थे। खूब शोर शराबा, हंसी मजाक और छोटी छोटी रस्मों के बाद खाना खाया, जिसके बाद देखते ही देखते वो वक्त आ गया जहां मजबूत से मजबूत लड़की भी रो देती है। हैदर शाह ने रुखसती की इजाजत चाही तो जजलान ने फौरन नवाल के सर पर कुरान का साया किया। हर आंख नम थी, हर एक के दम से उनके खुश रहने की दुआएं निकल रही थीं। दादा जान, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि आपने कोई भी गलत फैसला करने के बजाय हमारे बच्चों की खुशियों को तरजीह दी। मैं आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगा कि मेरी बहन को कभी कोई दुख ना दीजिएगा। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो भले अपना समझ के डांट दीजिएगा, मगर कभी सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करिएगा। राइद बहुत ही आजिजी से हैदर शाह के सामने खड़े होते बोला तो वो धीरे से उसके कंधे पे हाथ रख गए। बेटा, हम यहाँ से बेटी ले जा रहे हैं, बहू नहीं। और बेटियों को हमारे खानदान में शहजादी समझा जाता है और शहजादियों को डांटा नहीं जाता बल्कि प्यार से समझाया जाता है। हैदर शाह ने मुस्कुरा के तसल्ली दी, जिस पर राइद मुतमईन होते हसाम के गले लगा। तुम जानते हो हसाम, इसने बहुत दुख देखे हैं, मगर मैंने तुम्हारा इंतखाब इसलिए ही किया है कि मुझे यकीन है तुम इसे खुश रखोगे। राइद नवाल के कंधे पे हाथ रखते उसे अपने साथ लगाए बोला तो नवाल बे आवाज आंसू बहाती सर झुका गई। तुम फिक्र नहीं करो, अब से नवाल को खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी। हसाम ने सर को जरा सा खम देते कहा तो सब मुस्कुरा दिए। वो लोग गाड़ी की जानिब बढ़ते इससे पहले ही जल्दी से जजलान आगे आ गया। नवाल, हो सके तो अपने भाई को माफ कर देना, वो उसके कान में सरगोशी नुमा कहता उसके सर पर हाथ रखते पीछे हुआ तो नम आंखों से नवाल उसे देख के रह गई। नवाल जजलान की आवाज़ में शर्मिंदगी साफ महसूस कर सकती थी, मगर तुराब खान की बात नहीं कि उसने ये सिर्फ लोग बातें ना बनाएं इसलिए किया है, ये सोचते हुए वो कंफ्यूज हो रही थी। माँ और भाभीियों से मिलने के बाद वो हसाम के साथ नए सफ़र पर रवाना हो गई, जहाँ खुशियाँ उसकी मुंतज़िर थीं। नवाल को रुखसत करने के बाद वो लोग भी वापस घर जाने के लिए गाड़ियों में बैठ रहे थे। राइद के साथ आयला और नूर बेगम बैठ गई, जबकि एमल पीछे खड़ी जजलान की गाड़ी की जानिब बढ़ गई। सुनो, तुम राइद के साथ घर चली जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे अभी कहीं और जाना है, घर आते हुए भी देर हो जाएगी। उसको गाड़ी में बैठते देख जजलान फ़ोन बंद कर दे उज्जलत में और बेचैनी में बोला तो एमल एक नज़र उसे देखती बगैर कुछ कहे राइद की गाड़ी की जानिब बढ़ गई। राइद की गाड़ी घर के लिए जब कि जजलान की गाड़ी फुल स्पीड में दूसरे रास्ते की जानिब रवाना हो गई।